Hello dear students, in this video we are going to study about the non-rigid rotor. So first of all you should know what is rigid rotor. तो previous videos में हम already rigid rotor के बारे में कर चुके हैं कि जो हमारे पास अगर एक mechanical system है जिसमें two atoms के बीच का जो distance है वो fix रहता है, that is rigid rotor. और हम उसके लिए पूरी हमने energy जो है वो derive की थी कि rigid rotor के केस में हमारे पास energies कैसी आती हैं different level. अब जो हमारे पास वीडियो है आज है नॉन रिजिड रोटर. अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है जिसके बीच में जो हमारे पास दो एटम्स हैं उनका डिस्टेंस फिक्स्ड नहीं रहता जब हम उसको रोटेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड नॉन रिजिड रोटर. क्या होता है एक्चुअल में, जब हम मॉलिक्यूल्स को रोटेट कर रहे हैं, जब हम मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हैं, एटम्स को रोटेट कर रहे हैं, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है. जब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली क्या होगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, द फोर्स जो बाहर को खींचती है एटम्स को, तो सेंट्रीपिटल फोर्स को वो ओवरकम कर लेगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंक्रीज कर जाएगी. सेंट्रीफ्यूगल इंक्रीज करने से फोर्स क्या होगा कि जो दो एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स के, दे विल स्टार्ट मूविंग अपार्ट, वो दूर जाना शुरू करेंगे. जैसे ही दूर जाना शुरू करेंगे तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब वो क्या करेंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे. सो दिस इज द केस ऑफ नॉन रिजिड रोटर. यहाँ पे आपके लिए एक नोट है, याद रखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो आर नॉट बढ़ेगा. आर नॉट क्या था, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस. तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ेगा, उतनी ज्यादा फिर फोर्स लगाओगे उसको घुमाने के लिए मॉलिक्यूल को. और जो बी की वैल्यू है वो डिक्रीज करेगी. ये हम सारा प्रीवियस वीडियोस में हम ये कर चुके हैं कि कैसे बी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया. आप वहां से जो है एक बार देख सकते हो कि इनका आपस में क्या रिलेशन है बी और एच का. तो ईजे की वैल्यू क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी की वैल्यू के, तो ये भी फैक्टर डिक्रीज करेगा. हमारे पास एक वैल्यू थी रिजिड रोटर के केस में, हमने किया था कि जो रोटेशनल लेवल्स होते हैं दैट इज गिवन बाय वेव नंबर ऑफ रोटेशनल लेवल इज गिवन बाय वी बार इज इक्वल टू बी जे जे प्लस वन. अब नॉन रिजिड के केस में क्योंकि हम बोल रहे हैं कि एनर्जी जो है वो कम होगी जैसे जैसे हम रोटेशन दे रहे हैं, तो ये जो एनर्जी फैक्टर है हमारे पास, इसमें से हम एक फैक्टर डिक्रीज करेंगे. ये रिजिड की जो एनर्जी, ऑब्वियसली नॉन रिजिड की एनर्जी उससे कम होगी तभी तो वो फॉल किया है. तो इसका मतलब हम कुछ इसमें से टर्म डिक्रीज कर देंगे, तो ये हमारा वेव नंबर नॉन रिजिड के इक्वल बन जाएगा. तो यहाँ पे जो हमने इसमें से माइनस किया है दैट इज डी जे स्केयर जे प्लस वन दी होल स्केयर. तो यहाँ पे डी क्या है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट. मतलब सेंटर से वो डिस्टॉर्ट हो गया हमारे पास जो एटम्स हैं. तो ये हमने एक कांस्टेंट जो है इंट्रोड्यूस कर दिया यहाँ पे. तो दिस इज द वैल्यू फॉर नॉन रिजिड रोटर. अगर हमारे पास अब ट्रांजिशन हो रही है जे से जे डैश में, तो हमारे पास वेव लाइंस जो होंगी ऑफ द लाइंस दैट आर प्रोड्यूस कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट ट्रांजिशन, तो वो हम कैसे देते हैं, हमेशा ऐसे ही करते हैं. अगर दो लेवल्स में ट्रांजिशन होती है तो एक को हम जे डैश मान लेते हैं, दूसरे को जे. तो यहाँ पे भी हम नॉन रिजिड के केस में ऐसे ही करेंगे, एक हम बी बार जे डैश ले लेंगे, दूसरा बी जे ले लेंगे. और जे डैश की बिल्कुल जैसे आपने रिजिड में वैल्यू पुट की थी कि जे डैश को हमने जे प्लस वन मान दिया था, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन रूल हमें पता है कि जे डैश बिल्कुल ऊपर वाला लेवल होता है जे के. तो यहाँ पे भी सेम हम वैल्यू जो है जे डैश की पुट करे हैं जे प्लस वन. तो व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू, ये हमने वैल्यू पुट कर ली है यहाँ पे जे प्लस वन, ये जे प्लस वन. फिर आप यहाँ पे भी जे डैश की वैल्यू पुट कर दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को, ये आ गया जे प्लस टू. ठीक है, सारी क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लेनी है, ये सारा इसको सिंप्लीफाई कर लेना है. तो जब सिंप्लीफाई कर लोगे, ये इक्वेशन आ गई आपके पास. अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया है, बी वाली टर्म्स को बेटा इकट्ठा कर लिया है और डी वाली टर्म्स को एक जगह पे लिख लिया. ये बी वाली टर्म्स लिख ली, ये डी वाली टर्म्स लिख ली. अब फिर हमने जो बी वाली टर्म्स में से आप कॉमन निकाल सकते हो वो चीज आपने कॉमन निकाल देनी है यहाँ पे. ऐसे ही आपने डी वाली टर्म्स में से फैक्टर्स कॉमन निकाल देने. अब यहाँ पे कॉमन निकल रहा है बी जे प्लस वन, इसको कॉमन लोगे तो अंदर सिर्फ यहाँ जे प्लस टू बचेगा, माइनस यहाँ पे भी आपने बी जे प्लस वन ले लिया हुआ है बाहर कॉमन, तो अंदर सिर्फ बच जाएगा टू माइनस जे, ये फैक्टर बचेगा आपके पास, माइनस जे बचेगा और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में. इसी तरह आपने यहाँ से डी जे प्लस वन दी स्केयर कॉमन लिया है, यहाँ पे सिर्फ जे स्केयर बचेगा माइनस जे प्लस टू दी होल स्केयर. तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे मैंने लगाई हुई है जो इक्वेशन दैट इज ए प्लस बी दी होल स्केयर, इट इज ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी. तो ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है. तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको आपने कैंसिल आउट कर देना. ये ब्रैकेट ही खोल लिया हमने यहाँ पे,
तो उसके बाद सिंप्लीफाई करके जो आपके पास टर्म आ रही है एंड पे, दैट इज 2b(j+1 - 4d j+1 दी होल क्यूब. इसको इकट्ठा लिखिएगा, ये j भी j+1 था, ये भी j+1 था, ये 1 है, 2 + 1 क्या आ गया 3. तो हमारे पास वेव नंबर जो सेपरेशन है दैट इज इक्वल टू दिस. सो यहाँ पे ये चीज पता लग रही है कि जैसे j की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे, ये वाला जो फैक्टर है वो कम होता जाएगा, क्योंकि माइनस में है, ये फैक्टर कम होता जाएगा. तो आपके पास वेव सेपरेशन उसके अकॉर्डिंगली आती जाएगी, यानी कि दो वेव्स जो लाइंस है हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस, उनका डिफरेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो वेरी करता जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी यहाँ पे जे की वैल्यू पुट कर रहे हो. सो आफ्टर दिस एक टॉपिक है हमारे पास आइसोटोपिक इफेक्ट. आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप किसी एक एटम को रिप्लेस कर देते हो उसके आइसोटोप से, तो अगर आप उसको उसके आइसोटोप से रिप्लेस कर देते हो तो डेफिनेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के. ठीक है, हमने किया था I इज इक्वल टू म्यू आर नॉट स्क्वायर, और जहाँ पे म्यू की वैल्यू हमने बताई थी कि मास होता है, ठीक है, m1 इंटू m2 ओवर m1 प्लस m2, तो ये मास के इक्वल है. तो जितना आप किसी का मास बढ़ाओगे तो आई की वैल्यू बढ़ेगी. आई की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रोटेशनल कांस्टेंट को, तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी. और रोटेशनल एनर्जी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रोटेशनल एनर्जी भी जो है वैल्यू डिक्रीज होगी. इसका मतलब जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, in case you replace one of the atom with some isotope, that energy levels will come closer to each other. So this was all about the rotational spectra. Thank you.